एवरीवन, जैसे मॉर्निंग में हम बताए थे जब सारिम जा रहे थे आज एग्ज़ाम देने के लिए, चूँकि इंग्लिश का पेपर था, आज पहला पेपर था और बोर्ड का पहला आज इनका एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था इनको लेके मॉर्निंग में, लेकिन फिर आगे चल के नॉर्मल हो गए। आज सारिम से खुद इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, इसका थोड़ा सा पेपर जो इनका हुआ है उससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन हम इनसे जानना चाहेंगे। तो मुझे तो वैसे लग रहा है कि जिस तरह से पेपर दे के निकले हम बाहर ही थे कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा, फिर भी इनसे आज जानना चाहेंगे। हाँ, तो सारिम ये बताओ, मॉर्निंग का अपना एक्सपीरियंस बताओ, आज कैसा तुमने फील किया? चूँकि बोर्ड का पहली बार तुम बोर्ड में अपीयर हुए थे, तो बाहर सेट मतलब क्वेश्चन आंसर देना या लोगों से मीटिंग करना या बोर्ड पे टीचिंग करना, और डेट इज़ द डिफरेंट थिंग्स। लेकिन जब प्रैक्टिकली जब हम हॉल में होते हैं, हमको कोई जब देख रहा होता है, हम अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो उस तरह की तब उसी बच्चे का डिफरेंट फीलिंग होती है। तो तुमको कैसा लग रहा था? It is actually effectively easier, I think. मतलब when you're under that observation or exam hall में, it is easier that way because जब हम लोग ऐसे बोर्ड पे खड़े होते हैं या फिर ऐसे मतलब casually कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं, so when we are more free, I'm like 10 मिनट वहाँ पे बैठूंगा, फिर उठ जाऊंगा, फिर पानी पीने जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे I sat for like 3 hours straight, didn't even realize it, क्योंकि इट वॉज द एग्ज़ाम हॉल, राइट। तो आई थिंक बहुत लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में ऐसे स्ट्रेस बनती है, टेंशन बनती है, वो प्रेशर पे कुछ याद नहीं होता, कुछ लिख नहीं पाते। बट आई थिंक इट्स द ऑपोजिट एक्चुअली, कि ड्यू टू दैट प्रेशर इन द एग्ज़ाम हॉल यू कैन रिकॉल थिंग्स बेटर एंड यू कैन डू इट बेटर। फोकस इंस्टेड और बढ़ जाता है। नहीं तो जैसे मॉर्निंग में मैं देख रहा था कि कभी बहुत डिप्रेस लग रहे थे, कभी कंफ्यूजन था, हमको भी लग रहा था कि तुम नॉर्मल नहीं फील कर रहे हो। और जब गेट में एंट्री भी था वहाँ पे भी देखा थोड़ा सा और बच्चों की तुलना में मैं थोड़ा सा देखा तुम डिफरेंट लग रहे हो। हाँ, लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आए तो मैं देखा तुम बिल्कुल डिफरेंट थे, मतलब काफ़ी एक्साइटेड भी थे और बहुत पॉजिटिव थे। पेपर कैसा रहा तुम्हारा? पेपर अच्छा था। आई थिंक इट्स मोर लाइक सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट नॉट हैविंग कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस लिटरेचर में, एंड तो ऑब्वियसली आई वाज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स वरी कि मैंने जितना पढ़ा है उसमें से आएगा कि नहीं। एंड ग्रामर एंड writing section and the reading comprehension check, that is entirely different, but here like 40 marks out of 80 सिर्फ लिटरेचर से हैं। So what questions are going to be there, क्योंकि मैंने सिलेबस पूरा किया ही नहीं है। इनफैक्ट मैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक गलत सब्जेक्ट कोड मैं देख रहा था। I had to see English language and literature, but I was seeing rather English communicative, and then मेरा friend Malik बताता है, it's like no, you are looking at the wrong subject code. And obviously I didn't study for the entire year, and I'm proud to say that I didn't study the entire year. I mean, why study the entire year when you can just crack it into all-nighters, right? So I studied that much that I knew I can easily pass the exam, and well, I'm positive अच्छा गया। 3 सेक्शन था, एक था सेक्शन ए रीडिंग स्किल, बी था ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल, और सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक। इसमें किसमें तुम्हें कौन सा बहुत इजी लगा था? सब इजी थे। सब डिफिकल्ट कुछ? नो, कुछ ऐसा नहीं लगा कि नहीं मतलब हम पढ़े नहीं है पहले से काफ़ी, मतलब अचानक 2 दिन 3 दिन में तुम पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश किया? क्योंकि हम पहले 1 महीना पहले से चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि थोड़ा सा सिलेबस देखो, मैं लेकिन देखा कि तुम कभी सिलेबस नहीं देखते थे, हमेशा वो फिजिक्स मैथ। तो ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैं थोड़ा और पढ़ लिया होता, मतलब 1 महीना पहले से? No, when I came out I told my friend मुझे और कम पढ़ना चाहिए था। बदमाशी। लेकिन अब इसके बाद से कौन सा सब्जेक्ट है जिसको लेके तुम फियर्ड हो? हिंदी, आई थिंक। हिंदी? यस। हाँ, तो हिंदी को लेके थोड़ा सा राइटिंग का प्रैक्टिस करना। हिंदी इज जहाँ पे मुझे प्रैक्टिस करना होगा पास होने के लिए। नहीं, वो नहीं चलेगा इतना, किसी पास होने के लिए थोड़ा सा अभी टाइम है उसमें। हाँ, उसको ज़्यादा से एक बार पूरी तरह से फिर अच्छे से पढ़ो और जितना हो सके उतनी राइटिंग करो, क्योंकि वैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं मैं देखता हूँ कि
हिंदी में लिखने में बहुत वीक होते हैं, वो उनके हैंड में फ्लो नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट में मैं भी देखता हूँ जो बच्चे हिंदी ले लेते हैं, तो चूंकि एक ही सब्जेक्ट होता है और बचपन से जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं तो हैंड में फ्लो नहीं आ पाता है। तो आपको तो स्पेशली ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। बुक को 2-3 बार ट्राई करके फिनिश करके उसके बाद से जितना हो सके उतना अगर लिखने की प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो नंबर तो मैं देखता हूँ अच्छे खासे बच्चे पा ही जाते हैं। और इतने दिन थोड़ा सा आप फिजिक्स को साइड रखो, हाँ, जब तक एग्ज़ाम चल रहा है, और इस पे वर्क करो थोड़ा सा सीरियस हो गए। और बहुत लेट नाइट तक जगने की ज़रूरत नहीं है, डे में भी तुम अगर पढ़ रहे हो अच्छे से तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब एज ए होल ये पेपर तुम्हारा सेटिस्फाइड हो? काफ़ी अच्छा गया। इनफैक्ट लकीली मैंने जो चीज़ें पढ़ी थी वही आई, लकीली। हाँ, तो तुम्हारे जैसे बच्चे लक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अक्सर कहते हैं कि जो मैं पढ़ाता वही आता है, और जिस दिन रिजल्ट आता है तो बोलते अरे इतना ही कैसे, ये तो फूल हो गया। तो कहीं वो ऑलरेडी सोच के तो नहीं रखा है, ये तो मैं पूरा कर दिया था, 100 में आ गया 50, तो मैं तो पूरा कर दिया था लेकिन 50 ही आया। ऐसी वाली फीलिंग नहीं है ना? ठीक है बेटा, मैं इस पे बहुत ज़्यादा तुमको ये नहीं बोलूँगा, और किसी तरह का बिल्कुल तुम्हारे पास प्रेशर नहीं है, एकदम फ्री हो। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एक रिस्पेक्टेड नंबर आना चाहिए किसी को भी, ठीक है। और कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा मतलब सम्मान के साथ उसे पढ़े, उसे मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर ही लेता है हाई स्कूल में, बहुत मैटर नहीं करता, वो पा जाता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इंटरमीडिएट इससे तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि वहाँ पे तुमको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा और मैथमेटिक्स मिल जाएगा। तो वहाँ पे तो हमको लग रहा है कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होंगे, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। और इससे जब ऊपर जाओगे तो तुम्हारा अपना एकदम फिक्स वही मिल जाएगा सिलेबस। तो ये थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस रहा आज का, चूँकि पहली बार बोर्ड में वो अपीयर हुए थे। हाँ, बहुत पहले से बहुत सारे कमेंट भी आते थे, जब ये 10वीं में जाएंगे, जब देंगे तो उस दिन पता चलेगा इनको कि और सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो फेल हो जाएंगे, या ऐसा होगा वैसा होगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसने पढ़ने में वक्त को दिया है। भले वो दूसरे सब्जेक्ट को कम पढ़ा या बहुत बहुत कम मतलब अटेंशन दिया, लेकिन जो जिस चीज़ को ये पढ़ता है बच्चा, वो बहुत मन से पढ़ता है और बहुत दिल लगा के पढ़ता है, हाँ, दीवानगी की हद तक पढ़ता है। तो जब कोई भी इंसान अगर किसी भी सब्जेक्ट को वो पागलपन की हद तक पढ़ रहा है, तो जो दूसरे सब्जेक्ट में जाता है ना, तो उसमें भी बहुत वो अच्छा कर लेता है बहुत कम टाइम में, क्योंकि उसको बैठने की आदत पड़ गई होती है, ज़्यादा पढ़ने की आदत पड़ गई होती है। तो जो बच्चा किताबों के साथ वक्त गुजारा है, तो किताबें उसका साथ देती हैं, वो ज्ञान उसके पास होता है। तो हम सारे बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि किताबों के साथ आप लोग जुड़िए। किताब वही आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी लाइफ में। तो चाहे जो भी सब्जेक्ट आपका हो, जिस सब्जेक्ट को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उसको बहुत ज़्यादा पढ़िए, हाँ, लेकिन किताब में ही रहिए। थोड़ा सा मोबाइल वगैरह से बच्चों को, क्योंकि इनका भी एक आदत लग गई थी एक बार, कौन सा एनिमी देखने का ना, तो हमको लग रहा है 1 साल इन्होंने भी उस पर बहुत अपना वक्त वेस्ट किया है। हम बहुत परेशान रहा करते थे कभी, लेकिन अब वो आदतें छूट गई इनका, और इंटरटेनमेंट के ही लिए देखते थे, लेकिन अभी नहीं है। अब ये भी उसको समझ गए हैं कि वो किस तरह से हमको बर्बाद कर रहा था और उसके फ्यूचर क्या हो सकते हैं। तो आप सबसे भी मैं यही बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि मोबाइल से जो चीज़ें आप देखते हैं, अगर वही चीज़ें किताबों में, अगर अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, अगर किताबों से आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू एंड। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे ही सारिम को आप आशीर्वाद देते रहिए, आपकी दुआएं और आशीर्वाद दें कि सारिम बहुत कुछ अभी तक तो अच्छा ही कर रहे हैं, और आगे भी उम्मीद है कि ये अच्छा ही कुछ करेंगे।